गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं आपको व्याकरण के पाठ 8 समास के बारे में बताने जा रही हूँ बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं समास। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना या छोटा करना। भाषा को सटीक और प्रभावशाली बनाने के लिए उसका संक्षिप्त होना आवश्यक है। जिस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करके नए शब्द बनाए जाते हैं, उसी प्रकार समास का भी प्रयोग करके हम भी यौगिक शब्द बनाए जाते हैं। ये शब्द आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं। समास यानी जिसे हम समस्त पद के नाम से भी जानते हैं बच्चों, और इसे समास यानी कि छोटे रूप में इसका प्रयोग करते हैं। देखते हैं परिभाषा। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों की मेल से जब नए शब्द बनते हैं तो शब्द निर्माण की इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक सार्थक शब्द यानी जिनका अर्थ निकलता है, ऐसे शब्द के मेल से जब नए शब्द का निर्माण होता है तो ये समास कहलाते हैं। और समास को हम समस्त पद के नाम से भी जानते हैं। समस्त पद को अलग करके लिखने को समास विग्रह कहते हैं, यानी उसको तोड़कर लिखना। समस्त पद या सामासिक पद बनाते समय शब्दों के बीच के विभक्ति चिन्ह या योजक आदि अवयवों का लोप हो जाता है। समास में पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद या तो मिलाकर लिखे जाते हैं जैसे अकाल पीड़ित, या उनके बीच में योजक चिन्ह लगाकर लिखा जाता है जैसे माता पिता, जिसे हम कहते हैं दो शब्द के बीच में छोटा सा डैश आता है, माता पिता। समस्त पद बनाते समय जहाँ आवश्यक होता है वहाँ नियम के अनुसार संधि भी की जाती है। अब हम देखेंगे बच्चों संधि और समास में क्या अंतर है। संधि में परस्पर यानी आपस में पास आने वाले दो वर्णों यानी उनकी ध्वनियों में विकार उत्पन्न होता है, जबकि समास में दो या उसके अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्द पास आकर नई शब्द रचना करते हैं। समास में कभी पूर्व पद प्रधान होता है तो कभी उत्तर पद, लेकिन संधि में ऐसा नहीं होता। समास में जैसे कि विग्रह करते हैं तो दो पद होते हैं, तो पहले वाले को हम पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं, लेकिन संधि में ऐसा नियम नहीं है। संधि से बने शब्द को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है, यानी उन्हें तोड़कर लिखना, जबकि समास से बने शब्द को अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों समास के भेद यानी कि प्रकार। समास के 6 भेद होते हैं, जैसे कि यहाँ पर चित्र में प्रस्तुत किया गया है। इसे हम डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे समास के भेद दिए अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, ये 6 प्रकार के समास होते हैं। अब हम इनके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि जो पहला पद है जब हम विग्रह करते हैं तो उसका पहला पद जो है वो प्रधान होता है, मुख्य होता है, और दोनों पदों को मिलाकर जो शब्द बनता है वह अव्यय होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं शक्ति के अनुसार, यानी यथा शक्ति, यानी समास जो है वर्ड है वो यथा शक्ति, और उसका विग्रह करेंगे तो वो शक्ति के अनुसार होगा। जैसे अन्य उदाहरण में हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है हर वर्ष, और समास उसका होगा प्रतिवर्ष। नकाब के बिना, जैसे हम कह सकते हैं बेनकाब। अन्य उदाहरण देखते हैं कुशलता के साथ, जिसे हम कहते हैं सकुशल, यानी कि उसका छोटा रूप। तो इस तरह से ये अव्ययी भाव समास के यहाँ पर हम उदाहरण देख रहे हैं। अब हम आते हैं दूसरा प्रकार, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का दूसरा पद यानी उत्तर पद, जो पीछे वाला पद होता है वो प्रधान होता है, और तत्पुरुष के समस्त पद के बीच
कर्म कारक से अधिकरण कारक तक किसी कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है यानी कि वो अदृश्य हो जाते हैं विभक्ति चिन्ह। और कारक के भेदों के अनुसार तत्पुरुष समास के निम्नलिखित उपभेद हैं। अब हम तत्पुरुष कारक समास जो दिया है इसमें हम बच्चों कारक के चिन्हों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कारक चिन्ह के अनुसार ही तत्पुरुष समास को हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें कर्म कारक कर्म की विभक्ति को है, तो कर्म तत्पुरुष में अब हम देखते हैं कि इसमें को चिन्ह का विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी शब्द दिया रहेगा जैसे स्वर्ग प्राप्त। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो वह हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त। जैसे हमने कहा वन गमन, और इसका विग्रह करेंगे तो वन को गमन। लेकिन जब लिखते हैं इसको समास बनाते हैं तो इसमें को शब्द हट जाता है, यानी को विभक्ति का लोप हो जाता है। अब हम अन्य विभक्ति देखते हैं करण। इसमें करण कारक के परसर्ग से और के द्वारा का लोप हो जाता है, यानी दो विभक्ति दी हुई हैं जैसे से और के द्वारा। तो अकाल पीड़ित, और इसका विग्रह होगा अकाल से पीड़ित। मुंह मांगा यानी मुंह से मांगा। इस तरह से करण विभक्ति में हम से का प्रयोग कर रहे हैं, और एक के द्वारा, जैसे हम कह सकते हैं ईश्वर प्रदत्त, यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त, यानी ईश्वर द्वारा दिया हुआ। तो इस तरह से ये जितने भी हम विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह से ये तत्पुरुष कारक की पहचान है। हम अन्य कारक देखते हैं जैसे संप्रदान कारक। तो संप्रदान की विभक्ति जो है वो के लिए है। तो संप्रदान तत्पुरुष में परसर के लिए का लोप हो जाता है, यानी कि हम के लिए शब्द हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम विग्रह करेंगे, इसे तोड़कर लिखते हैं तो हम के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे राह खर्च, राह के लिए खर्च। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अन्य कारक देखते हैं अब हम अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से, यहाँ भी विभक्ति चिन्ह से दिया, लेकिन इसका जो अर्थ निकलेगा वो अलग होने में रहेगा, यानी वो चीज़ वहाँ से अलग होती हुई नज़र आएगी। जैसे पथ भ्रष्ट, जब हम विग्रह करेंगे तो वह होगा पथ से भ्रष्ट। जैसे हम कहेंगे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यानी हम ये से का प्रयोग कर रहे हैं, यानी वो चीज़ वहाँ से अलग हो रही है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, यानी बीमारी से दूर होना। तो इस तरह से हम अपादान का तत्पुरुष समझ लिए। अब हम अन्य विभक्ति देखते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष के लिए विभक्ति चिन्हों का के, की का लोप हो जाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं पवन पुत्र। जब हम विग्रह करेंगे तो वो होगा पवन का पुत्र, लेकिन यहाँ पर का विभक्ति हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन विग्रह करने पर हम उसको का पढ़ेंगे। जैसे हमने कहा सेनापति, विग्रह करेंगे तो वो होगा सेना का पति। भारत रत्न, यानी भारत का रत्न। तो इस तरह से ये उसका संबंध बता रहा, और संबंध की विभक्ति का, के और की है। अब हम अन्य का इसमें समास को देखेंगे। अधिकरण तत्पुरुष, ये अधिकरण इसकी विभक्ति चिन्ह में और पर है, दो कारक हैं यहाँ पर। और जब हम विग्रह करते हैं तो में और पर यदि समास में आ रहे हैं तो वे लोप हो जाते हैं, यानी वे अदृश्य रहते हैं और विग्रह करने पर ही प्रकट होते हैं। जैसे आप बीती, आप बीती विग्रह करेंगे अपने आप पर बीती, यानी स्वयं पर। नगर वास, नगर में वास, यानी नगर में रहने वाला। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यानी में या पर विग्रह करने पर ये कारक चिन्ह प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं अन्य मध्यलोपी तत्पुरुष। मध्यलोपी तत्पुरुष जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कारक के विभक्ति चिन्हों के अतिरिक्त कुछ अन्य शब्द भी लुप्त हो जाते हैं, उसे मध्यलोपी तत्पुरुष कहते हैं। यानी यहाँ पर सिर्फ कारक चिन्ह ही अदृश्य नहीं होते, लुप्त नहीं होते, बल्कि कुछ शब्द भी यहाँ से अलग हो जाते हैं। जैसे दही बड़ा, एक शब्द हमने लिया समास दही बड़ा,
और उसका विग्रह करेंगे तो दही में डूबा हुआ बड़ा इसका विग्रह होगा। हमने कहा वायुसेना यानी वायु में लड़ने वाली सेना, तो इस तरह से इनका विग्रह स्पष्ट होगा। और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे रेलगाड़ी, रेल की पटरी पर चलने वाली गाड़ी। अब हम आते हैं हमारे तीसरे समास पे, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में बच्चों यहाँ पर हम विशेषण और विशेष्य के बारे में ध्यान रखेंगे। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य या उपमान और उपमेय का संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। हम विशेषण और विशेष्य यदि समझें तो ये हमारा पढ़ा हुआ विषय है, क्योंकि विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो विशेषण, और जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य कहलाएगा। जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं कि नेहा बहुत सुंदर नाचती है, इसने सुंदर वर्ड जो है वो हो गया विशेषण, लेकिन नेहा विशेष्य कहलाएगा। तो इस तरह से हम विशेषण और विशेष्य का प्रयोग कर्मधारय समास में मुख्य रूप से करते हैं। तो उदाहरण देखते हैं, महाराजा, इसका विग्रह होगा महान है जो राजा, यानी विशेष्य कौन हुआ? राजा, क्योंकि राजा के बारे में बात हो रही है। और महान शब्द जो है वो उसका विशेषण बता रहा है। जैसे हमने लिया कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो, यानी कि सर्प के बारे में विशेषता बता रहा है। जैसे नील गगन, नीला है जो गगन, गगन यानी आसमान की विशेषता बता रहा है कि वो नीला दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से कर्मधारय समास में विशेष्य, विशेषण, उपमेय और उपमान के बारे में यदि विशेषता बताई जाती है तो कर्मधारय समास होता है। उपमान उपमेय संबंध के उदाहरण अब हम इसी में देख लेते हैं। जैसे दिया है क्रोधाग्नि, इसमें उपमान है अग्नि रूपी, यानी उसका रूप बता रहा है, और उपमेय कौन हुआ? क्रोध, क्योंकि क्रोध का जो रूप है वो आग के समान दिखाई दे रहा है। विद्या धन, विद्या रूपी धन, तो विद्या को धन के बराबर उपमा दी गई है। तो इस तरह से उपमान और उपमेय को भी ध्यान में रखा जाता है, और विशेषण और विशेष्य से ही हम कर्मधारय समास की पहचान कर पाते हैं। तो बच्चों, इतने समास समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आगे के 3 समास आपको अगले वीडियो में दूंगी। थैंक यू।